स्वागत है आपका तर्क आई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीटी 365 इकोनॉमिक्स की। जैसे कि इसके पहले दो लेक्चर में हमने बात किया है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उसके डिटेल में बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया है। स्टैटिक और करंट अफेयर को दोनों को कनेक्ट करते हुए बात किया है। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए गए थे। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर चल रहा था जिसमें वे एंड मीन्स एडवांस को हमने खत्म किया था। अदर की डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई रिलेटेड वो आज हम चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे ही बढ़ते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा अदर की डेवलपमेंट रिलेटेड टू आरबीआई, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, कुछ क्रेडिट है और कुछ डिपॉजिट है। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं तुरंत लेक्चर चालू कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, हम फटाफट इस लेक्चर को खत्म कर पाए। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, मैंने हर बार बता चुका हूँ कि मेरा नाम आशीष है। मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, एक बार यूपीपीसी का इंटरव्यू दिया। मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल था और इकोनॉमिक ऑप्शनल होने की वजह से मेरा 300 प्लस स्कोर भी रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको एकदम डिटेल में इकोनॉमिक समझा भी पा रहा हूँ। जिसकी नसीब अच्छी होगी वो देख रहा है, जिसकी नसीब नहीं अच्छी होगी भाई वो अपना अपना देखे, बाकी तो बतेरे पड़े यूट्यूब पे। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप समझिए, क्रेडिट हो गया एक डिपॉजिट हो गया। मतलब जो डिपॉजिट होगा, जिसका अमाउंट, किसका अमाउंट, अपने जैसे लोगों का अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट होगा उसके ऊपर कितना क्रेडिट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया डिपॉजिट है, उसके ऊपर क्रेडिट 70 रुपया है, तो 70% क्या है, ये आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। ठीक है, तो अब ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर ज्यादा होता है तो उससे सबसे बड़ा क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर इसमें लॉस हो गया तो ये हाई रिस्क बन जाता है ना। कि 100 रुपया 70 रुपया आपने दे दिया किसी को और वो 70 रुपया आप दे ही नहीं रहा। कल को 10 लोग आगे बोले भाई मेरा 10-10 रुपया दो, आप दो ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास 30 रुपया बचा है। समझ गए, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बड़ी अच्छी चीज भी होती है मगर बहुत खराब चीज भी होती है। ठीक है, तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हाउसिंग बबल बस्ट। हाउसिंग बबल बस्ट कहाँ हुआ था, जिनको पता है वो कमेंट करके मुझे बता दें कि हाउसिंग बबल बस्ट जैसी चीज क्या होती है और कहाँ पे आया था, और उसके वजह से हमारे इंडिया के एक गवर्नर जनरल इलेक्ट हुए थे जिनका नाम है रघुराम राजन। अगर आपको उनके बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप प्लीज सर्च करिए, आपको बहुत सारी डिटेल अच्छे से पता चलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में आपको बता दिया, आरबीआई क्या चाहती है कि हर बैंक के ऊपर कंट्रोल करे। क्यों, क्योंकि 2005 2005 से लेके 2023 तक 78.8% जो था ये हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो गया था बैंकिंग सिस्टम में। तो अब 75% के ऊपर चले गया, तो स्टिल है हाई रिस्क जोन है ये। कल को कोई भाग गया या कल को कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के ऊपर बात की थी। ठीक है, पूरा यही चीज समझाया है इसके ऊपर। अब प्रेशर नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, तो इसमें जो नेट रिटर्न ऑफ द बैंक अर्निंग एसेट्स से जो आती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने दिया नहीं, किसी ने लोन रिटर्न नहीं किया तो आरबीआई क्या करती है कि कोलेटरल रख लेती है, फिर उसके बाद उसको रिटर्न करती है। तो उससे क्या होता है, प्रेशर ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो क्रिएट होता है, नेट रिटर्न ऑन बैंक अर्निंग जो होती है, कभी कभार उसमें प्रेशर इस तरीके से पड़ता है कि सपोज वो 70 रुपए का कोलेटरल लिया, उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की कीमत तो 70 रुपए थी, इन फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई, बैंक के ऊपर प्रेशर पड़ गया। समझ गए, बस इस चीज को समझाया। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने निकाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जिनको ना पता हो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, मैं हर बार नहीं बताने वाला, जाके हमारा पहले वीडियो देख लीजिए, हमने उसके अंदर डिटेल में समझाया। तो इसके अंदर क्या है, क्या इंडेक्स में क्या है, 0 to 100 के बीच है। 0 इज कंप्लीट एक्सक्लूजन रहेगा, 100 क्या फुल्ली इंक्लूजन होगा। एक्सक्लूजन वर्सेस इंक्लूजन ये भी हमारे पहली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, जैसा कि अब हमने आरबीआई इसके बारे में बता दिया, 0 और 100 के बीच में। एक्सेस 35%, यूसेज 45%, क्वालिटी 20%। ठीक है, क्या होता है ये एनुअली आएगा, तो इसमें सिर्फ 3 चीज याद रखनी है। कौन निकाल रहा है, आरबीआई। 0% क्या रहेगा इसमें, एक्सक्लूजन रहेगा। 100% क्या होगा, इंक्लूजन होगा। कब कब निकलता है, हर साल निकलता है। कौन से महीने में निकलता है, तो वह है जुलाई का महीना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके ऊपर। ठीक है, अब आज हम थोड़ा फास्ट रहेंगे क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है, तो मैं हर चीज के पीछे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एक स्कीम है ओम्बेड्समैन स्कीम। ओम्बेड्समैन स्कीम जो है ये हम मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्री से अडॉप्ट किया था। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री से अडॉप्ट करने का मतलब क्या था, ये ओम्बेड्समैन स्कीम क्या करता है कि अल्टरनेट ग्रीवेंस रीएड्रेसल सिस्टम को क्रिएट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉस्ट फ्री रीएड्रेसल ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स होती है।
अब आप बैंक में जाइए और आपने कुछ कंप्लेन करना है, कोई आपकी बात सुन रहे तो आप कंप्लेन करेंगे सीधा मैनेजर को कि ये बोल के भाई मेरा ये हक बनता है, वो आपका ओम्बड्समैन है। तो हर एक बैंक में एक चार्टर लगा रहता है कि भाई ऐसे ऐसे वर्क करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, अगर कोई नहीं सुनता तो आप इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हो। तो आप उस प्रोसेस से चलते हो, पूरा ओम्बड्समैन स्कीम क्रिएट करता है। कौन क्रिएट किया था? ये आरबीआई करती है। किसके ऊपर करती है? बैंक के ऊपर करती है। ठीक है, इतना बेसिक क्लियर हो गया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये आपको इतना मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसके बारे में डीप में चलते हैं। देखिए लॉन्च कब होता है? 2021 में लॉन्च हुआ। और उसके बाद ये किससे स्टैब्लिश होता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट, आरबीआई का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे स्टैब्लिश होगा। फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का स्टैब्लिश होगा। फिर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है 2007 में। अब देखिए ये तीनों एक्ट कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन का ओम्बड्समैन होता है, ओम्बड्समैन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। हर बैंक करता है, आरबीआई खुद एक अपना ओम्बड्समैन अपॉइंट करता है ताकि वो सबके ऊपर ओवरव्यू रख सके। ठीक है ना। अब बात हो गई कि कहाँ से लिया गया था, मैंने बता दिया स्कैंडिनेवियस कंट्री से लिया गया था। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ये बता दे कौन सी कंट्री से ओम्बड्समैन को लिया गया था। मैंने एक चीज तो बता दी आपको। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में भी होता है ओम्बड्समैन। वो वॉच करते रहते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ये ना हो, वो ना हो, वगैरह वगैरह, इस सब चीज के ऊपर। पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट्स होती है सीआईसी, उसके ऊपर भी वो वॉच करते रहते हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ ओम्बड्समैन कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई करता है। कितना टर्म होता है उनका? 3 साल से ज्यादा नहीं होता है। याद रखना ये चीज। कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई। उनका टर्म कितना होता है, कितने साल के लिए ड्यूरेशन होता है? उनका 3 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लेंट्स करना है तो 24 ऑफिसर जो आरबीआई ओम्बड्समैन बनाया है और सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसीडिंग सेंटर्स बनाते हैं, जिसके थ्रू पे ये 24 को अलॉट करवाया जाता है अपने अपने पोजीशन पे। ठीक है, ताकि वो बैंक के ऊपर नजर रख सके। बस इसी चीज को पूरा अच्छे से यहाँ पे बताया मैंने आपको, वो शॉर्ट में समझा दिया। तो मेरा काम है फटाफट आपको पढ़ाना, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। Omnibus framework for a recognition self-regulatory organization for regulated entity। अब सेल्फ रेगुलेशन किसके ऊपर लगाना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एसआरओ क्या होता है? जो प्रमोटिंग करे कंप्लेंट्स कल्चर को, सपोर्ट और टू स्मॉलर एंटिटी, कलेक्टिव वॉइस मेंबर एंड कलेक्टिव सेक्टर इंफॉर्मेशन एंड इंकरेज आर&डी कल्चर्स को। ठीक है, तो इसका बात ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे नाबार्ड होगी, नाबार्ड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। अब नाबार्ड खुद एक सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब नाबार्ड के ऊपर कोई नहीं है, नाबार्ड खुद एक सेल्फ रेगुलेटरी होगी। तो ऐसी कुछ कुछ एंटिटी को इंश्योर किया जाता है आरबीआई के थ्रू पे, ताकि वो खुद को रेगुलेट करे और खुद के थ्रू पे जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप या एमएसएमई को बूस्ट करे। इसके बारे में और डिटेल में मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। तो उनका काम क्या होता है कि हसल फ्री सब कुछ बनाना। हसल फ्री बनाने के लिए क्या करना? सिंगल विंडो सिस्टम रहना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एम्बोड्समैन अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, चार्टर एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट रहना चाहिए। तो उसके ऊपर वो पूरा काम करता रहेगा, है ना। इसी चीज के ऊपर पूरा यहाँ पे बात कर रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। अब गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है? इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और कंप्लेंट्स विद रिलेवेंट एक्ट्स होती है। तो आपको एक रिलेवेंट एक्ट पता तो आप उसके ऊपर से कंप्लेन करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स नहीं। कुछ कुछ लोग आर्टिकल्स लेने जाते हैं, मतलब सर्वे करते हैं। आप जैसे कि आपका अगर आपका कोई दोस्त होगा सीए तो उनको पता होगा आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स मतलब ये हो जाता है कि बहुत बार जो कुछ वर्कर्स होते हैं जिनको सीए एक्ट के बारे में पता, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं और सर्वे करते हैं, उस हिसाब से वो अपने जजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो पूरे आर्टिकल्स के ऊपर से बात चलती है। ठीक है, ये आपका ये हो गया ऑमनिबस एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं यूनिवर्सल बैंक के ऊपर। तो यूनिवर्सल बैंक जैसे कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सबसे पहली बात है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होता है और बैंक क्या होता है, ये दोनों के बारे में डिफरेंस भी हम अच्छे से देख लेंगे। सब आया गया, आप टेंशन मत लीजिए। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का जो है वो लाइसेंसिंग, ऑन टैप लाइसेंसिंग कब से इंट्रोड्यूस हुआ था? 2016 से स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये प्राइमरीली क्या करती है? एक बेसिक बैंक एक्टिविटी है कि रूरल एरियाज में, स्पेशली जो बहुत ही पिछड़े वाला रूरल एरिया होता है, वहां पे इसको फैसिलिटी दी जाती है कि आप वहां पे जाके अपना खाता या बैंक का एक ब्रांच ओपन करिए। ठीक है, तो इनको ये बोला जाता है कि कम से कम अपना 75% का जो भी आपका, आगे आएगा मैं बता दूंगा उसको अच्छे से। तो 75% का आपका जो भी स्टॉक होता है, आपका जो डिपॉजिट्स होती है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब वो 75% किसका होता है इसके बारे में मैं भी अभी आपको आगे एकदम डिटेल में ही बताऊंगा। ठीक है,
अब एलिजिबिलिटी क्या होती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए? सबसे पहले एलिजिबिलिटी मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए? 1000 करोड़ होना चाहिए। याद रखना कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ होना चाहिए। फिर वो शेड्यूल बैंक जैसी होनी चाहिए लगभग। शेड्यूल बैंक या तो हो या तो होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो शेड्यूल बैंक क्या होती है? जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एसबीआई हो गई, फिर पीएनबी हो गई, जिसको सीआरआर और एसएलआर हैंडल करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि एसबीआई एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि जिससे सीआरआर और एसएलआर स्ट्रेटेजरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो ये दोनों हैंडल करना चाहिए किसी भी एक बैंक को। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक उसको फुलफिल करे। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, नेट वर्थ होना चाहिए उसका, मतलब नेट प्रॉफिट होनी चाहिए 2 साल तक। एसेट्स क्वालिटी उसके जीएनपी मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपी नेट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये दोनों कितने परसेंट? 3% या तो 1%। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1% होना चाहिए और जीएनपी ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये आपके 3% होनी चाहिए। ठीक है। अब इनको लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देगा, ऑब्वियसली बात है भैया। देखिए अबाउट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तो यहाँ पे एक जेनेसिस है, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट है। तो एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट का 75% ये कहाँ पे? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? जिनको नहीं पता है हमारे सेकंड लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो कब आया था इसका यूटिलाइज, मतलब कब इसके बारे में सबसे ज्यादा बात होने लगी थी? वो था बजट का ड्यूरेशन 14 से 15 के बीच में। रजिस्ट्रेशन किस में होता है? कंपनी एक्ट में होता है। लाइसेंसिंग किस में मिलता है उसको? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मिलता है। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट और मिनिमल कैपिटल इतना होगा तो ये बैंक खोलने मिलेगा, वो है 200 करोड़ रुपया। ठीक है, बस आपको इतना ही याद करना है। क्या याद करना है? कब आया? 14-15 में। किससे रजिस्टर था? कंपनी एक्ट में। बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मिलता है और 200 करोड़ कम से कम मिनिमल कैपिटल चाहिए। किसके रेगुलेशन, किसके अंडर व्यू में आता है? ये आता है आरबीआई। आरबीआई इसके ऊपर वॉच करता है। ठीक है। चलिए अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। देखिए 2016 के पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो हैंडल करता था वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता था। अब जो हैंडल करता है वो करता है आरबीआई। आरबीआई क्यों वॉच करने लगा? कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड होता था ये स्टेट गवर्नमेंट बहुत गलत तरीके से इसको यूटिलाइज करती थी। आरबीआई को पता चला कि बहुत सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नुकसान में जा रही है, तो आरबीआई ने ये किया कि क्यों ना हम इसको परव्यू में लेते हैं और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड को वॉच करते हैं। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड ये होता है, फॉर एग्जांपल के लिए आज बैंक ने 100 रुपया कमाया, ये 100 में से उसका 10 रुपया प्रॉफिट है, तो क्या करेगी? इसमें से 5 रुपया उठा के अपने डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में डाल देगी। क्यों? क्योंकि कल को इसको नुकसान हुआ तो यही 5 रुपया को यूटिलाइज कर लेगी। समझ गए? अब आप बोलोगे उसको क्यों ये नुकसान होगा? देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए एमएसएमई करेगा, एग्रीकल्चर में करेगा, सेमी अर्बन एरियाज होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी और एमएसएमई को पुश करने के लिए इन्वेस्ट करता है। एक साल तो प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल अगर उनको नुकसान होता है तो वो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में अपना पैसा रिटर्न मांगती है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता है। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझा दिया। यही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। मैंने हाईलाइट्स भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पर रजिस्टर होता है? स्टेट कॉर्पोरेशन एक्ट में और या तो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट 2002 में स्टैब्लिश होता है। मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन मतलब जब कोई 2 स्टेट मिलके ही बना रहा है। आपके हर एक स्टेट में होता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नाम होता ही होता है उसका। ठीक है। लैंडिंग क्या था? प्रायोरिटी सेक्टर 75% होती है, जैसे मैंने बताया 2026 तक रहेगी ये, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 4 टीयर के होते हैं, मतलब 4 इसके प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है कि 100 करोड़ डिपॉजिट तक ये एक्सेप्ट करेगा। दूसरा होता है कि 100 to 1000 करोड़ होता है। तीसरा होता है 1000 to 10,000 होता है और चौथा होता है 10,000 के ऊपर चले जाता है। ये आदमी का नहीं होता, बैंक के पास इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो बैंक इसके थ्रू पे अपनी पूरी एक्टिविटी करती है और इसी एक्टिविटी के थ्रू पे वो जमा करती है डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड को। इसको मिस यूटिलाइज बहुत ज्यादा करने लग गया था, जिसके वजह से आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिया था। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टैंडर्ड यूसीबी। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कौन कौन से? बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से क्या होता?
था कि जो इसके कोऑपरेटिव बैंक है इसके अंदर कुछ कुछ चीजें किया गया था कि ये आरबीआई के परव्यू में आ गया 2020 में। जो मैंने 2016 बोला था, सॉरी गलती से हो गया था, मगर उस टाइम पे प्लान चालू हो गया था 2020 में। फुल फ्लेजली इसको एक्ट के थ्रू पे कर दिया कि अब ये आरबीआई इसके ऊपर वॉच करेगा, ठीक है। अलाउ टू ओपन न्यू ब्रांच अप टू 10% मैक्सिमम 5 ब्रांच of the existing number branch previous financial year without a period approval from the RBI, ठीक है। तो 5 ब्रांच तक वो बिना आरबीआई के अप्रूवल से कर सकती है। अब दूसरा होता है कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये क्या है? ये है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है एसआरओ। अब ये वॉच करता है बहुत बार जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे होती है। ये कब बना? ये टाइप 2 का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है। किसमें आ रहा टाइप 2? मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आ चले जाएगा और आरबीआई एक्ट में चले जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए किसने सबसे बड़ा मतलब कौन था इसका चेयरमैन और किसने इसके ऊपर सबसे ज्यादा पुश किया था? एनएस स्वामीनाथन ने दिया था 2006 में, इसके ऊपर एडवाइस भी दी थी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था? लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। फिर प्रपोज यूसीबी फॉर अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ऊपर जो कंप्लेन होगा, टू हेल्प यूसीबी एक्सपांड सर्विस लोअर कॉस्ट को उसको एक्सपांड करने के लिए। तो इसका जो मेन मोटिव है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तौर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना एज ए रूरल एरिया में और एज ए सेमी अर्बन और अर्बन कोऑपरेटिव एरियाज में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होती है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कैसे इंट्रोड्यूस हो रही थी। इसके पहले प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के पहले क्या चलता था? सुपरविजनरी एक्शन फ्रेमवर्क चलता था। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव, जैसा कि आपने बहुत पहले ही सुना, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वो होता है कि जिसमें आरबीआई बैंक के ऊपर कुछ कुछ चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा के उनका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्टेप लेती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्टेप लिया जा रहा था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के थ्रू पे, ताकि उनके ऊपर एक्शन लगाया जाए। कब से ये इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, ताकि ये और ज्यादा एक इफेक्टिव वे से इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 ईयर ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। अब ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो माइक्रो फाइनेंस को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो उनका नाम था, सॉरी मुझे हाँ ये रहा, मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान कौन है? जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, यूएस के तौर पे दिलवाया भी गया था। बहुत सारी न्यूज में आपने अलग अलग उनके बारे में सुना होगा। इन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया था। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप गांव में रहते हो, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ग्रुप ऑफ पीपल या तो ग्रुप ऑफ बैंक्स मिलकर आपको लोन दे रही है, मगर वो हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, लेकिन आपको लोन तो मिल ही रहा है, तो उससे आपका ग्रोथ हो ही रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, आपने लोन लिया और आपने फिर उसको चुका दिया, फिर आपको और एक बार लोन मिल जा रहा है, मगर स्टिल वो हाई इंटरेस्ट रेट होता था। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बहुत सारे क्राइटेरिया में डिवाइड किए थे, जिसमें था शिशु, किशोर, तरुण। तो जिसमें से अभी तरुण की लिमिट बढ़ा दी थी, पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख कर दी है। 2024 के बजट में इंट्रोड्यूस हो गया था, 2025 नहीं 2024, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर दी थी, फिर उसके पास ये। अब बात है कि इसको किसने इंप्लीमेंट करने के लिए बोला था? तो मालेगांव कमेटी ने बोला था कि भाई कोई एनबीएफसी एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो कि माइक्रो लेवल पे सबको लोन प्रोवाइड करे। अब बात है इसको मैक्रो क्यों नहीं बोलते, माइक्रो क्यों बोलते? माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वुमेन के ऊपर फोकस करेगी, रूरल एरिया में फोकस करेगी, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी के पोर्शन को फोकस कर रही है, ताकि वहां से जॉब जनरेट होकर पूरा एक माइक्रो लेवल पे पूरा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे। तो माइक्रो लेवल पे पूरा करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आप कोई एक ऐसी पर्टिकुलर सोसाइटी को पकड़ रहे हो जिससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो पा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू लोन टू मार्जिनाइज्ड एंड पुअर इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया अभी आपको। तो कलेक्ट फ्री, ये कोलेटरल फ्री लोन होते हैं जो 3 लाख तक देंगे। ये अगर आपने रिटर्न कर दिया तो फिर इसके बाद और इंक्रीज करते हैं, इंटरेस्ट रेट और कम करते हैं। तो हायर इंटरेस्ट रेट पे पहले मिलता, तो आरबीआई ने इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ने इसको यूटिलाइज किया। तो सबसे पहला कहाँ पे ये हुआ था? ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश 1976 में यूनुस खान ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको काफी सक्सेसफुल भी रहा, इंडिया इवेंट करता भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्रधानमंत्री या तो कुछ बंधन करके है, बैंक बंधन करके है, आप इसको सर्च जरूर करना, बैंक बंधन क्या होता है। अगर आप किसी को पता है तो कमेंट कर देना। बैंक बंधन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें भी इस चीज को यूटिलाइज किया जा रहा था, ठीक है। अब बात है अदर चीजें और क्या क्या रहती है। चलिए अब और भी कुछ चीजें बात कर लेते हैं गवर्नमेंट में। पहला आपको मैंने बता दिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। दूसरा रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको बुक पर ही बात हो गई थी। फिर एसएचजी बैंक लिंक प्रोग्राम जो नाबार्ड चलाता है 1992 में, तो वो क्या करता था, इसके थ्रू पे माइक्रो फाइनेंस अवेलेबल कराता था, लैंड अवेलेबल करता, लैंडेड मतलब कि
आपको लोन दिया जाएगा जो भी माइक्रो फाइनेंस के थ्रू पे, और उससे आपको डेवलप करवाया जाता था। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक बचा है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बचा है, और वेलफुल डिफॉल्टर्स बचे। बस ये 3 बचे, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म। मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। नॉन बैंकिंग की फाइनेंशियल कंपनीज का तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 के एक्ट से रजिस्टर हो रही है, कंपनीज एक्ट में बनती है 1956 के और 2013 के। 2013 और दोनों के अंदर यह फर्क है, CSR इंट्रोड्यूस होगा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनको नहीं पता वो सर्च करें। ठीक है, मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेडिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल परचेज कंस्ट्रक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टीज में वो इन्वेस्टमेंट करते थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, इनके ऊपर रेगुलेशन कौन कौन लगा सकता था? तो नेशनल हाउसिंग बैंक लगा सकती है, सेबी लगा सकती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट अफेयर लगा सकती है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक में? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो बैंक NBFC होती है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, डिमांड डिपॉजिट। ये कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं करती है, तो ये सेविंग कुछ नहीं करती। यहाँ पे DICGC इंप्लीमेंट नहीं होता, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ये सिक्योर कर लेगी, इतने तक अगर कोई बैंक डूब जाता तो मैं पैसा आपको दे दूंगी। एक तरीके का ये इंश्योरेंस होता है। तो कितना है मैक्सिमम? 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस मिलेगा कि 5 लाख, अगर आपने सपोज 20 लाख जमा किया किसी बैंक में और बैंक कल को भाग गई, आपका 20 लाख गया, मगर ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये बताएगी आपको कि मैं कम से कम आपको 5 लाख तो दे ही दूंगी। ठीक है, तो यही था। व्हाट इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर द NBFC? तो सेग्रीगेशन ऑफ NBFC को किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर साइज, एक्टिविटी, परसीड लेवल रिस्क। तो उसके थ्रू पे उसको बांटा गया है कि NBFC इस लेवल पे इस तरीके से जाके करेगी, उसके बारे में ये डायग्राम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा नहीं था, इतना ही था, इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ ताकि जितना आपको काम पड़े उतना ही आपको पढ़ना पड़े, ज्यादा ना पढ़ना पड़े। लिखे तो बहुत सारी चीज है इसमें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब जिसने लोन लिया और 90 डेज के ऊपर तक, 90 डेज से ज्यादा हो गया, वो चुका नहीं पाया, वो NPA बन गया। और NPA कैसे बनता है इसके बारे में हम आगे ही बात करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके, एक तो GNPA ग्रॉस NPA, आपका पूरा चल रहा है, ग्रॉस NPA कितना चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि इस मंथ में जनवरी में आपका आ गया 100 रुपए का NPA, दिसंबर तक या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आपका हो गया ये 500 रुपया, ये अब आपका NPA क्रिएट हो गया। इस NPA को अगर किसी ने चुकाया 300 रुपया देके, फिर स्टिल 200 रुपया NPA बच गया, ये आपका हो गया नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, स्टिल ये NPA है लेकिन नेट है, क्योंकि बीच में आके एक आदमी ने बोला भाई मैं तो कुछ तो चुकाई दे रहा हूँ, तो 200 आपका ये बच गया। ठीक है, तो ग्रॉस तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, नेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो NPA क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये रहा, ओवरड्यू मोर देन 90 डेज हो जाता है वो NPA हो जाता है। ग्रॉस जो परफॉर्मिंग ऑल लोन जो एसेट्स मिल रहा है वो NPA का, उसमें पूरा टैली हो जाता है। ठीक है, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होती है, ये अपेक्स लेवल फॉरम होती है जो इसके ऊपर वॉच टॉक करती रहती है। इसका जो चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। किसका? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल्स। इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं? तो RBI होगा, सेबी होगा, PFRDA होगा और IRDAI होगा। ठीक है, बाकी सब इकोनॉमिक एडवाइजरी, इकोनॉमिक अफेयर के कुछ चीफ बैठते रहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ NPA, लोन एसेट्स होते हैं, लोन नहीं लॉस एसेट्स होते हैं जो हमेशा के लिए गया, वो फुल्ली रिकवरी नहीं किया जा सकते। दूसरा होता है जो 12 मंथ के लिए रहते हैं, कम से कम 12 मंथ तक तो रहेंगे। और तीसरा होता है वो 12 मंथ से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप कौन कौन से लिए ताकि NPA कम होता रहे? तो सबसे पहला स्टेप लिया गया था सरफासी एक्ट 2002 में कि भाई कोलेटरल अपॉन एज ए डिफॉल्टर रीपेमेंट, अगर डिफॉल्ट हो जाता कोई रीपेमेंट कर जाता तो कोलेटरल उसका यूटिलाइज कर लिया जाएगा। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई गई थी, तो इससे क्या होता है कि 500 करोड़ तक जो भी एसेट्स रहेगा उसको रिकवर करने के लिए वो अपनी तरीके से करेगी। प्रवाह पोर्टल बनाया गया। प्रवाह पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो NPA से रिलेटेड, ये याद करना। इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है,
तो सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है जिसपे सबका एक सिक्योर आ जाएगा, जिसपे लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता रहता है। तो अब बात है कि विजय माल्या के स्कैम के बाद ये जब स्कीम आ गई थी, इसी के थ्रू पे सिबिल आया था। सिबिल का स्कोर क्या करता है कि अब आपने इस बैंक से लोन लिया तो दूसरे बैंक से भी लोन लिया, तो उसमें आके अटैच होकर वो दिखा देगा कि भाई ऐसा ऐसा इस बंदे की पर्सनैलिटी है और ऐसे ऐसे इसका स्कोर है। सेम चीज है वो सब चीज के लिए, समझ गए ना। तो इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया ताकि अगली बार से कोई डिफॉल्टर इंक्रीज ना हो या इंट्रोड्यूस ना हो, ठीक है। या उसके बाद है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व जो होते हैं, इनकम रिकॉग्नाइज एसेट्स क्लासिफिकेशन प्रोविजन नॉर्म्स होते हैं। इन सब चीज के ऊपर नजर रखते हुए आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना एनपीए और कैसे एनपीए जनरेट हो रहा है और कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। देखिए और आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक है ये को लैंडिंग, ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होता है? विलफुल डिफॉल्टर्स वो होते हैं जिसमें देखो क्या बताया इसमें, यू शुड डायरेक्टेड ट्रीटमेंट विलफुल डिफॉल्टर, लार्जर डिफॉल्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग रेगुलेशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या क्या इसमें चीजें इंक्लूड की जाती है इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। विलफुल डिफॉल्टर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए? 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए। कौन होता है ये? इंडिविजुअल पर्सन होता है, या तो कोई एंटिटी होगी वो विलफुल डिफॉल्टर होगी, भाई पैसा ले लिया अब देने का मन नहीं कर रहा उसको, और वो कैपेबल है तब भी नहीं देना चाह रहा, समझ गए, वो विलफुल डिफॉल्टर हो जाता है। कुछ कुछ लार्ज डिफॉल्टर वो होते हैं जो 1 करोड़ के ऊपर होते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो आइडेंटिफाई करती है कमेटी, उसके थ्रू पे बनाती है, बताती है कि ऐसे ऐसे ये चीजें हो रही थी। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होती है। इससे क्या होता है कि जितने भी डिफॉल्टर गवर्नमेंट ऑन राष्ट्रीय इस्पात निगम है, फोर्स्ड लेंडर टू सीक अ कवर थ्रू इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट के थ्रू पे। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी डायरेक्ट है, मतलब पढ़ा के भी कुछ मतलब नहीं है यार, ठीक है। अब बचे हैं अपने सिर्फ 2-3 पॉइंट जो अगले लेक्चर में खत्म करके आपको स्टार्ट भी कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप भी मुझे पता है देखोगे नहीं, छोड़ के भाग जाओगे। तो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। इसके बारे में हम कल अब जो आज जो चीजें बची है उसके बारे में फटाफट वीडियो में 3 से 4 वीडियो में आपको खत्म कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, चलिए बाय।